हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुरक्षा यंत्र यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि सीडीपी में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं सुरक्षा यंत्र होता है। तो इसमें दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति सुरक्षात्मक रूप से किया जाता है। मतलब ये कि हमारे मन में जो भी इच्छाएं दमित है, हमारे मन के अंदर हम जानते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने 3 प्रकार के मन के बारे में बात किया है: चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन। और दमित इच्छाओं का भंडारगृह अचेतन मन को कहा जाता है। तो जो भी इच्छाएं हम प्रकट नहीं कर पाते किसी कारणवश, उसी का एक सुरक्षात्मक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। इसी का नाम है सुरक्षा यंत्र, ताकि उस व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो। यह एक पेडागोजी पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सुरक्षा यंत्र। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं महत्वपूर्ण सुरक्षा यंत्र के बारे में, जिसकी संख्या 11 और 11 ही हमको पढ़ना है सीटेट एग्जाम के लिए। सबसे पहला है अस्वीकृति। मतलब इसका अभिप्राय सत्य को अस्वीकार करने से, मतलब हमारे सामने जो भी वास्तविकता है उससे हम पीछा हट जाते हैं। जैसे कि कैंसर रोगी प्रतिदिन के कामों में इस प्रकार व्यस्त रहता है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सामने वाला को पता नहीं चलने देता। मतलब वो सत्य से मूव कर रहा है, सत्य से वह पीछे हट रहा है। दूसरा नंबर में प्रतिगमन। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति बच्चों जैसा व्यवहार करता है। मतलब तनाव की स्थिति में बिस्तर पर लेटे रहना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, कभी खूब रोना, वो चाहे व्यक्ति वयस्क ही क्यों ना हो। इसी का नाम है प्रतिगमन। मतलब जो इच्छाएं हमारे अंदर दमित है, हमारे अचेतन मन के अंदर जो दमित इच्छाएं हैं, उसका जो सुरक्षात्मक रूप से उपयोग किया जाता है, उसमें बच्चों जैसा व्यवहार करके किया जाता है। तीसरा नंबर पे प्रत्यक्ष क्रिया, मतलब डायरेक्ट एक्शन। इसमें कोई इमेजिनरी वाला काम नहीं होता है। गुस्सा है व्यक्ति तो गुस्सा वाला व्यवहार दिखाता है। अगर उसके अंदर कुछ चल रहा है तो वो डायरेक्ट उस चीज को दिखाता है। जैसे कि दीवार पर गुस्सा मारना, किसी भी चीज को उठा के पटक देना, इसके अंतर्गत आता है। इसी का नाम है प्रत्यक्ष क्रिया। मतलब जो चीज जैसा है उसको वैसा ही प्रकट किया जाता है। चौथा नंबर पे दमन। दमन में क्या होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति दमित इच्छाओं को अचेतन मन की ओर धकेल देता है। मतलब व्यक्ति के अंदर चल कुछ रहा होता है बट उस चीज को वह दबा लेता है अपने अंदर। जैसे कि अंगूर खट्टे, भले ही उसे भूख लगा हो, लेकिन जब खाने की इच्छा नहीं होती है तो वह कह देता है कि अंगूर खट्टा है। जैसे कि अगर उसके सामने कोई मिठाई रख दिया तो वह कहता है कि मिठाई बहुत ज्यादा मीठा है। मतलब उसके अंदर भूख है लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को वह दमन कर रहा है, अपनी इच्छाओं को दबा रहा है। पांचवा नंबर पे हास्य। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अपने दुखों को हास्य रूप में प्रकट करता है, जैसे चुटकुले आदि सुनाना। मतलब व्यक्ति के अंदर जो इच्छाएं दमित है वो डायरेक्ट दिखाता नहीं है कि हम गुस्से में हैं, हम प्यार कर रहे हैं किसी को, वो चीज नहीं दिखाता। मतलब अपने दुख को हास्य रूप में प्रकट करता है, ताकि दूसरों को ये पता चल पाए कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हास्य प्रवृत्ति ही पाया जाता है। मतलब अपने दुखों को छुपा लेना है। यहाँ पे हास्य सुरक्षा यंत्र का उदाहरण। अब हम लोग पांचवा देख लेते हैं। नंबर पे प्रक्षेपण। मतलब इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी कुंठा को अन्य व्यक्ति पर आरोपित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति के अंदर जो भी दमित इच्छाएं वह दूसरे व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति का मानना कि दूसरे उससे ईर्ष्या करता है, तो व्यक्ति के अंदर जो भी दमित इच्छा है वह उससे प्रभावित नहीं होता है जितना कि वह दूसरे के इच्छाओं से प्रभावित होता है। मतलब ये
कि व्यक्ति दूसरों को खुश रखना चाहता है, दूसरा यदि खुश रहता है तो वो भी खुश रहता है। इसी को कहते हैं प्रक्षेपण। छठा नंबर पे विस्थापन। इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने दुखों को अन्य व्यक्ति पर आरोपित करता है। मतलब ये कि उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम, वह प्रॉब्लम को अपने अंदर हावी नहीं होने देता है, वह अपने प्रॉब्लम को दूसरे पर आरोपित करता है। जैसे एक व्यक्ति द्वारा गाली देने पर दूसरे को मारना, मतलब ये कि व्यक्ति को गाली किसी और ने दिया और वह अपना गुस्सा कहीं और उतारता है। इसी को कहते हैं विस्थापन। सातवां चीज है मार्गांतरीकरण। इसके अंतर्गत अपने संवेगों को रचनात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा पढ़ लिख लेता है तो अगर वह टेंशन में होता है तो लिखना शुरू कर देता है। उदाहरण में दुखी व्यक्ति को संगीत सुनना। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा टेंशन में तो वह बुक पढ़ना शुरू कर देता है। अगर कोई व्यक्ति टेंशन में है तो वह क्रिकेट खेलना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं कि संवेगों को रचनात्मक रूप में व्यक्त करना। आठवां नंबर पे क्षतिपूर्ति। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति जब अपनी इच्छा पूरी न होने पर उससे मिलते जुलते कार्य के द्वारा अपनी इच्छाओं को क्षतिपूर्ति करता है। जैसे कि एक व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में गायक नहीं बन पाता है तो वह संगीत अध्यापक बनकर क्षतिपूर्ति करता है। मतलब जो चीज उसको नहीं मिला उसी से मिलते जुलते कुछ न कुछ वह काम कर दिया, वो अपने क्षति को पूर्ति कर लिया। दमित इच्छाओं को वहां पर हावी नहीं होने दिया कि हमको ये चीज नहीं मिला। 9वां नंबर पे औचित्य स्थापन। इसमें क्या होता है, यह बहाने बनाने की प्रक्रिया है। जैसे कि परीक्षा में पास न होने पर विद्यार्थी बोर्ड को दोषी देता है कि मेरा कॉपी सही से चेक नहीं हुआ, इस शिफ्ट का क्वेश्चन हार्ड था, आज गर्मी ज्यादा इसलिए आज नहीं पढ़े। इसी को कहते हैं औचित्य स्थापन। ये अपना औचित्य रख रहा, लेकिन इसका औचित्य स्थापन मतलब वास्तविकता नहीं। और 10वां नंबर पे दिवा स्वप्न, जिसको हम लोग कहते हैं डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग मतलब ख्यालों में खोने वाला, सपनों में खोने वाला कोई कहते हैं दिवा स्वप्न। मतलब अभी क्लास में बैठे हैं, शिक्षक कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चा का ध्यान कहीं और। इसमें व्यक्ति काल्पनिक चीजों को खोया रहता है, मतलब वास्तविकता से इसको कोई लेना देना नहीं। रियल में वो चीज इसके सामने हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे बैठे बैठे क्रिकेट मैदान के बारे में सोचना। अगर किसी बच्चा को क्रिकेट खेलने से अगर रोक दिया जाए तो वह कुछ समय के लिए वो उसके बारे में सोचता और ख्यालों में ही खोया रहता है, काल्पनिक चीजों के बारे में ही वो खोया रहता है। इसी को कहते हैं दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग। और इसी के साथ सुरक्षा यंत्र यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।